गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? खुश रहिए। नमस्कार। सब लोगों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों को आज के क्लास की योजना बता देता हूं। आज के क्लास की योजना यह है कि करीब 20 मिनट का टाइम लगभग लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट लग जाए। इस दौरान आपका नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा और नवपाषाण काल खत्म करने के बाद मैं आप लोग को ले चलूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो सबसे पहले हम लोग नवपाषाण काल के टॉपिक की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में आपको जो कुछ बुनियादी जानकारी एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है वो बस इतना है। नवपाषाण काल के बारे में जो कुछ बुनियादी जानकारी आपके लिए रिक्वायर्ड है बस इतना है कि इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। प्रमुख क्षेत्र, उन प्रमुख क्षेत्रों के अंदर के स्थल कौन से हैं, स्थल कौन से हैं और उन स्थलों से क्या विशेष जानकारी मिली है, क्या विशेष जानकारी मिली है। और इतने के बाद फिर नवपाषाण की सामान्य विशेषताएं क्या है। नवपाषाण की सामान्य विशेषताएं क्या है। बस मोटे तौर पर प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत भी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं बस उतना ही आपको पढ़ना है। जैसे एक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये बलूचिस्तान के अंतर्गत जो स्थल है, स्थल का मतलब वो साइट जहां पर कि हमें नवपाषाणिक काल की जानकारी मिली, और क्षेत्र का मतलब वो एरिया जहां से कि उस क्षेत्र का संबंध है। तो अब देखो कि बलूचिस्तान से जो स्थल हमें मिला है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि भारत में यह प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है। प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है। प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है यह। आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा। मेहरगढ़ से संबंधित क्या क्या बातें पूछी जा सकती है। दोबारा बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में ढांचा बिल्कुल साफ रहे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल का,
नवपाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, इनके प्रमुख क्षेत्र और स्थल, उसके बाद उन स्थलों से प्राप्त होने वाली विशेष जानकारी, और इसके बाद में नवपाषाण काल की सामान्य विशेषताएं। तो अब हम इसी ढांचा के अंतर्गत चले तो सबसे पहले हम आपको ये बताए कि बलूचिस्तान के क्षेत्र से हमें नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। बलूचिस्तान के अंतर्गत कौन से स्थल से हमें जानकारी मिलती है? बलूचिस्तान के अंतर्गत जो जानकारी मिल रही है मेहरगढ़ से। अब हम ये जानकारी लेंगे कि मेहरगढ़ से क्या क्या पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ के बारे में सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो ये कि भारत का प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़। इसके बाद फिर मेहरगढ़ से और क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। मेहरगढ़ से संबंधित जो और बातें हैं वो ये कि यहां से गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहां से गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। प्राचीनतम प्रमाण मिला है। जबकि चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मैंने कल पढ़ाया है आप लोग को। चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कल बताया कोलडीहबा और सराय नाहर के इलाके से। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट कि इसका आरंभिक काल मृदभांड रहित था। इसका आरंभिक काल मृदभांड रहित था। बाद में मृदभांड बने। बाद में मृदभांड बने और अगले चरण में चाक निर्मित मृदभांड बने। चाक निर्मित मृदभांड बने। चाक निर्मित मृदभांड बने। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि मेहरगढ़ से कोई मध्यपाषाणिक प्रमाण नहीं मिला है। प्रमाण नहीं मिला है। मेहरगढ़ से कोई मध्यपाषाणिक प्रमाण नहीं मिला है। बस इतनी बातों की जानकारी ही मेहरगढ़ से चाहिए। यानी कि मोटे तौर पर आपको यह समझ लेना है कि पाषाण काल के अंतर्गत जो नवपाषाणिक दौर है, नवपाषाणिक दौर के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह समझना है कि भारत के अंदर कई सारे इलाके हैं जहां से कि नवपाषाणिक लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। उसके बाद हमें यह समझना है कि
कुछ प्रमुख स्थल हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। उन प्रमुख स्थलों में सबसे पहला स्थल हमने चुना मेहरगढ़ को, जो बलूचिस्तान के इलाके से मिला है, और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये प्राचीनतम है नवपाषाणिक स्थलों में। दूसरी बात है कि नवपाषाणिक स्थल है तो स्वाभाविक रूप से हमको यहां से कृषि के बारे में जानकारी मिलेगी। नवपाषाणिक स्थल है तो हमको यहां से पशुपालन के बारे में जानकारी मिलेगी। नवपाषाणिक स्थल है तो हमको यहां से मृदभांड की जानकारी मिलेगी। नवपाषाणिक स्थल है तो हमको यहां से भवन निर्माण की जानकारी मिलेगी। ये बातें एकदम नेचुरल है, ये जानकारी हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि यही नवपाषाण काल की सामान्य विशेषताएं हैं जो इसके पहले भी मैं आपके सामने में बोल चुका हूं। अब आप ये देखो कि जो कोई बात विशेष हो जिससे कि जुड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये कि भारत के इतिहास में गेहूं का सबसे पहला प्रमाण हमको यहीं से मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद फिर देखोगे कि जब हम मृदभांड से जोड़कर मेहरगढ़ को पढ़ते हैं तो मृदभांड के स्तर पर पढ़ाई ऐसे होती है कि असिरेमिक फेज एंड सिरेमिक फेज। इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि एक चरण ऐसा था जबकि मृदभांड नहीं थे, यानी मृदभांड रहित चरण। दूसरा चरण ऐसा आया जबकि मृदभांड बनने लगे। जब मृदभांड बनने लगे तो उसके अंतर्गत सबसे पहला जो मृदभांड था वो हाथ से बना हुआ था, और फिर थोड़े आगे बढ़े तो फिर चाक पर बनने लगा, चाक से बनने लगा, हाथ से, और फिर आगे चलकर चाक से। चाक से मृदभांड का निर्माण का मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस हो गए। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको 2 लाइन याद रखना है मृदभांड को लेकर कि मेहरगढ़ के आरंभिक दौर में मृदभांड नहीं था। हो सकता है कि ऑप्शन दे दे कि मेहरगढ़ में हमें आरंभ से ही मृदभांड मिलता है, तो आरंभिक दौर जो था वो असिरेमिक मृदभांड रहित था। दूसरा आपके सामने में दे देगा कि मेहरगढ़ से हमें चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मृदभांड क्या है? मिट्टी का बर्तन। मृदभांड, भांड माने बर्तन, मृद माने मिट्टी, मिट्टी का बर्तन। जब लोग खेती करने लगे तो अपने अनाज को एक जगह स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। ये नवपाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप नवपाषाण काल के लोगों के विकास का अध्ययन करते हैं ना, तो मान लीजिए कि कई सारे स्थल हैं जहां पर नवपाषाण काल के लोगों के बारे में हमको जानकारी मिली। ये प्रमुख स्थल मान लीजिए है, तो नवपाषाण काल के लोगों के बारे में जो हमको जानकारी मिल रही है उस जानकारी के तहत ये मान लीजिए बलूचिस्तान है, ये मेहरगढ़ हुआ। तो मेहरगढ़ में जो भी नवपाषाणिक जीवन हमें मिला उसके बारे में एक प्रश्न उठता है कि यहां नवपाषाण के स्तर तक जीवन का विकास कैसे हुआ। क्या यहां से हमें मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल आदि के विकास का चरणबद्ध प्रमाण मिलता है? तो उत्तर है नहीं, नो। तो फिर यहां अचानक ही लोग नवपाषाणिक जीवन तक कैसे पहुंच गए? तो लगता है कि कहीं से पलायन करके आए होंगे, पलायन करके आए होंगे। यहां पर ध्यान देना है कि क्या हमको एक एक स्थल के बारे में जानकारी लेना है? तो नहीं, क्योंकि ये पहला स्थल है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है। ये पहला स्थल है इसलिए इसके डिटेल में पूछा जा सकता है, बाकियों के बारे में नहीं।
तो अब नवपाषाण काल के मेहरगढ़ की बात हमारी पूरी हो गई। मेहरगढ़ के बाद ये देखो, आपने क्षेत्र देखा है ना, क्षेत्र के साथ स्थल। अब मैं आपको ले चलता हूं नए क्षेत्र की ओर। नया क्षेत्र है कश्मीर। कश्मीर कश्मीर के अंतर्गत दो स्थल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर के अंदर दो स्थल बड़ी महत्वपूर्ण हैं, गुफ्र कराल और बुर्ज होम। बुर्ज होम ये सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पूछने की दृष्टि से। बुर्ज होम, बुर्ज होम, अच्छा बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, आप इंडिया बता रहे हैं। अरे रे 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 देखो, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पर हो गए या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पर हो गए या ब्रिटिश शासन काल का इतिहास पर हो गए, तो उस दौर तक सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बांग्लादेश का इलाका, ये सब हमारे भारत में ही आता है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से बलूचिस्तान चला गया पाकिस्तान में। जब हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय भारत ही है, उस समय पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान को तो जन्म ही हुआ है 14 अगस्त 1947 को। तो फिर प्राचीन काल का इतिहास चाहे आप पढ़ो चाहे पाकिस्तान के लोग पढ़ें, पाकिस्तान के लोगों का इतिहास भी यही है। इसीलिए नवपाषाण काल का इतिहास जब पढ़ते हैं तो वो भी मेहरगढ़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन वो भी उतनी गहराई से करते हैं जितनी गहराई से हम करते हैं। सोचो ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला स्थल जिसकी खुदाई हुई वो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पश्चिमी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। दूसरा जो प्रमुख स्थल है उसकी खुदाई किसकी हुई? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हम उन सब को पढ़ते हैं। तो भारत का इतिहास में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो विभाजन हम लोग 15 अगस्त 1947 के बाद करते हैं, उसके पहले कोई विभाजन नहीं। समझ गए? तो गुफ्र कराल और बुर्ज होम ये दोनों है। इसमें बुर्ज होम के ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो एक फैक्ट जो इसके बारे में जानना है आपको वो ये कि यहां से हमें पशुओं की हड्डी, पशुओं की हड्डी के उपकरणों, पशुओं की हड्डी के उपकरण का प्रमाण मिला है। पशुओं की हड्डी के ऊपर का प्रमाण मिला है, यानी कि मानव इस दौर में सामान्य तौर पर तो पत्थर के उपकरण बना रहा है, पत्थर के उपकरण बना रहा है, तो उसके बारे में ज्यादातर उपकरण आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है पुरापाषाण काल को लेकर, क्योंकि वह पत्थर के उपकरणों के निर्माण का आरंभिक दौर है। इस काल तक आते आते पत्थर के उपकरणों पे क्वेश्चन पूछने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि टीवी का पहला आविष्कार कौन किया था, मोबाइल टेलीफोन का पहला आविष्कार कौन किया था, बल्ब का पहला आविष्कार कौन किया था, ये ना पूछा जाता है कि बल्ब का दूसरा आविष्कार कौन किया था, ये पूछा जाता है। तुम अभी दुकान में जाओगे, बल्ब खरीद के लाओगे, ट्यूबलाइट खरीद के लाओगे, तब थोड़े ना पूछा जाएगा वो वाला ट्यूबलाइट जो तुम खरीद के लाए उसका आविष्कार कौन किया है, वो सब नहीं पूछा जाता है। अब देखो कि इस दौर में जो नई बात आपको नजर आने को है वो ये कि पशुओं की हड्डियों से उपकरण बनाए जाने लगे। ये एक बहुत विशिष्ट बात है। दूसरी बात जो यहां से संबंधित है कि यहां हमें गर्तावास का प्रमाण मिलता है। गर्तावास का प्रमाण मिलता है। गर्तावास के लिए एक शब्द
अंग्रेजी में आता है पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग, तो पिट ड्वेलिंग के बारे में बात इतने भर की है कि मिट्टी के सतह पर जो लोग रहते हैं उसी सतह को इन्होंने खोद डाला, पूरा गड्ढा कर लिया, उसी गड्ढे में रहते थे। गर्त माने नीचे, नहीं कहता गर्त में मिला देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे, मतलब धकेल देंगे नीचे। तो गर्त के अंदर आवास बना लेना माने गड्ढे में जाके रहना। गड्ढे में जाकर क्यों रहते थे? जब से क्लास कर रहे हो, ये गड्ढे में क्यों रहते थे? गड्ढे में इसलिए रहते थे शायद ये पशुओं से बचना चाहते थे। पशुओं से बचने के लिए या ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए, क्योंकि इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ठंड से बचना पर्पस रहा था, या कि पशुओं से, कि पशु आएगा मार देगा, रात में सोए रहेंगे खा जाएगा, इससे बचना था। क्या कारण था उसके बारे में बस अनुमान लगाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गर्तावास का प्रमाण कहां से मिला है। अरे यार तुम लोग बहुत लिखते हो भाई, इतना लिखते रहते हो, तो बताओ कि तुम पढ़ते कब हो? तो तुम लोग बहुत ज्यादा मत लिखा करो। तुम इतना ज्यादा लिखोगे तो सामने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं कोई जरूरी की बात तो नहीं है। जैसे तुम समझो, मैं एक छोटी बात बताता हूं कि तुम यदि हर मिनट में 10-20 आता रहेगा इस तरीके का नोटिफिकेशन, तो टीचर तुम्हारे नोटिफिकेशन को बिल्कुल देखेगा ही नहीं। तुम इसे चैट बॉक्स के तौर पर यूज करने के बजाय प्रॉब्लम बॉक्स के तौर पर यूज करो कि जरूरत पड़े तो कुछ पूछ भी सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन उनका जेन्युइन क्वेश्चन भी तेजी से निकल जाता है, मुझे देख ही नहीं पाते। उसका दोष मेरा नहीं है, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग आपस में गप करते हुए इतनी न लंबी लिख देते हो कि उसके बाद मैं उसे देख ही नहीं सकता। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया आप लोग बहुत ज़्यादा चैटिंग में अपना समय खर्च न करें, सीरियस होकर पढ़ाई करिए। और जिन लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, टॉपिक खत्म करने दीजिए, उसका पूछ लीजिएगा। चलिए, गर्तावास का प्रमाण कहां से मिला? बुर्ज होम से। एक तीसरा फैक्ट जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है वो ये, यहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है। दफनाने की जानकारी मिली है। इससे पुनर्जन्म का अंदाजा लगता है, इससे पुनर्जन्म का संकेत मिलता है। माने एक ऐसे कब्र का प्रमाण मिला है जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ में उसके कुत्ते को दफना दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि इस दौर के जो लोग मरते थे उनके शवों को जलाया नहीं जाता था बल्कि दफनाया जाता था। दूसरी बात यह है कि शवों को दफनाने के अतिरिक्त जब शव दफनाते थे तो मरने वाले व्यक्ति की जो प्रिय वस्तुएं होती थी वो भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। अब इन प्रिय वस्तुओं को दफनाने के पीछे की क्या मंशा थी? तो ये कि अगला जन्म जब ये लेगा तो उसको ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग पुनर्जन्म में यकीन करते थे। पुनर्जन्म में यकीन के बारे में ये जानकारी मिल गई। बुर्ज होम से आपका इतना ही नाता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर्फ ये कि लगभग 2500 BC तक
यह चला है। तो कल वाले बिंदु को आज आप समझ सकते हो कि मेहरगढ़ में 3500 बीसी तक आते आते नवपाषाणिक जीवन खत्म हो गया। उसके बाद में वो धातु काल में प्रवेश कर गए। जबकि कश्मीर में देखो तो 2500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन ही चल रहा था। आगे भी बताता हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन ही चलता रहा। दक्षिण भारत में जाएंगे तो 1500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन ही चलता रहा। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो लगभग 1000 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन ही चलता रहा। तो क्या हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में नवपाषाण के जीवन की शुरुआत और उसकी समाप्ति एक साथ हुई है? तो नहीं। ये लाइन आप समझ गए। अब ऐसे लाइन को आधार बनाकर क्वेश्चन में कोई एक विकल्प दे दिया जाएगा। आप सारे के सारे स्थल याद करते रह जाना। ABCDEFGH 20 स्थल याद कर लो और कमीशन वाला सिंपल समाज के आधार पर तुम्हारा क्वेश्चन गढ़ दिया कि हिंदुस्तान के सभी नवपाषाणिक स्थलों के आरंभ और इसके अंत की अवधि एक है। उत्तर होगा ना भाई। ऐसा शुभ मुहूर्त देखकर नवपाषाण काल की शुरुआत नहीं हुई थी और किसी माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन जैसे हुआ है वैसे इसका अंत नहीं हुआ था। समझ गए? अब अगला मुद्दा है कश्मीर के बाद में उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कोई खास जानकारी लेने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर आपने मध्य पाषाण काल का अध्ययन ठीक से किया है। मध्य पाषाण काल के 30 स्थलों की प्राप्ति हुई है। वही स्थल नवपाषाण काल तक भी जा रहे हैं। इसलिए नवपाषाण काल के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी करना यहां जरूरी नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो पढ़ा है मध्य पाषाण काल के टॉपिक में, दैट इज सफिशिएंट। बस इतनी बात है क्या कि यहां देखोगे कि 2000 बीसी तक आपको नवपाषाणिक जीवन मिलेगा। उसके बाद के काल में ये पत्थरों के साथ साथ में धातुओं का उपयोग करने लगे थे। लेकिन आपको यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस बात के लिए है कि यहीं से हमको पहली दफा चावल के उत्पादन की जानकारी मिली है। चावल के उत्पादन के बारे में आप देखोगे कि शुरुआती दौर में आपको जंगली चावल वगैरह मिलता है, तो वो आपको लहुरा देवा और वो चौपानी मांडो ऐसे कई सारे स्थलों से मिलता है। कोल्डिहवा से आते आते आपको लगता है कि मनुष्य के द्वारा खेती जिन चावलों की जाती है उसका प्रमाण मिलने लगता है। लहुरा देवा, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं देंगे कमीशन वाले कि लहुरा देवा की चौपानी मांडो की कोल्डिहवा, ये सब बहुत क्लोज के ऑप्शंस हैं और हिस्टोरियंस भी इस बात को केयर रखते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे स्थल हैं जो लगभग एक काल के हैं और इन सब एक काल के स्थलों से हमें कई सारी जानकारी मिलती है। लेकिन शुरुआती दौर के जो अनाज मिले हैं चावल वाला, वो जंगली अनाज मिले हैं। तो जंगली किस्म वाले का क्रेडिट मानव को नहीं मिलता है। मानव ने जिनका उत्पादन करना शुरू किया उसके बारे में ज्यादातर मान्यता है कि कोल्डिहवा से मिलती है। ठीक है। उसके बाद में फिर चिरांद। चिरांद, चिरांद कहां है? बिहार में। आपको चिरांद के बारे में क्या जानना है? तो सिर्फ इतना कि चिरांद नवपाषाणिक स्थल है, कहां स्थित था? बिहार में। और एक अतिरिक्त जानकारी कि यहां से भी पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले हैं। पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले, हड्डी के उपकरण मिले। यहां से भी पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले। इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना इसके बारे में। फिर आगे चले जाइए और आप देखेंगे कि मेघालय, मेघालय पहले की किताबों में असम लिखा हुआ है, पहले असम ही का पार्ट मेघालय था इसलिए लिखा होता है, लेकिन आज के दिन में मेघालय है। मेघालय में एक जगह है
दाओ जली हार्डिंग, दाओ जली हार्डिंग। अब आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि दाओ जली हार्डिंग से क्या क्या मिला है, नहीं तो आपको क्या 50 स्थल के बारे में पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। जो ईस्टर्न मोस्ट सीमा है मेघालय, वहां से भी हमें नवपाषाणिक जीवन की जानकारी मिली है, उसके एक स्थल का नाम जान लिए, बस इतना ही काफी है। ऐसे देखना है आपको कि ये देखो कश्मीर से जानकारी मिल रही है, हम इसे पढ़ेंगे, और कश्मीर के बाद में दक्कन चले जाएंगे, और इधर बलूचिस्तान से जानकारी मिल रही है, इसको देखेंगे, और इधर यूपी बिहार होते हुए मेघालय चले जाएंगे। बस इतना देखना है कि कश्मीर से लेके कोलार तक, कर्नाटक तक, कश्मीर से कर्नाटक तक, और बलूचिस्तान से लेके मेघालय तक हमें नवपाषाणिक जीवन का प्रमाण मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ एक क्षेत्र ही ऐसे हैं जिसके लिए हम थोड़ा रुकेंगे। जैसा कि आपने बलूचिस्तान के बारे में देखा, हम थोड़ा रुक के पढ़ लिए। कश्मीर के बारे में आपने देख लिया, हम थोड़ा रुक के पढ़ लिए। फिर हम यूपी बिहार और मेघालय चले गए सामान्य परिचय लेते हुए। क्वेश्चन क्या आएगा, स्थल का नाम और क्षेत्र का नाम दे देगा, कहेगा मैच करिए। स्थल का नाम दे देगा, क्षेत्र का नाम दे देगा, जैसे मेहरगढ़ दे दिया, बुर्जहोम दे दिया, कोलडिहवा दे दिया, चिरांद दे दिया, दाओ जली हार्डिंग दे दिया, और सामने में राज्य का नाम लिख देगा, कहेगा कि कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है, कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है। तो इस तरीके का मिलान देने वाला क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में बेसिक जानकारी आपको जितनी चाहिए वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ एक एरिया बचा हुआ है, दक्कन। दक्कन के बारे में देखो, दक्कन से क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दक्कन से बस इतनी जानकारी मिलती है कि जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे पिक्की हल, पिक्की हल या हल्लूर, हल्लूर या आदि चन्नलूर, आदि चन्नलूर, कम से कम 20 स्थल मिले हैं। तो क्या 20 याद करोगे? आपकी जरूरत नहीं है, आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं कि 20 याद करो। आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्थल याद कर लो। और यहां भी आप यदि ये याद करने के लिए चले गए कि कहां से क्या मिला है, कहां से क्या मिला है, तो इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम के पैटर्न को जानते नहीं। मेरा आप लोगों को बार बार यही सुझाव रहता है कि कृपया किसी भी शर्त पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खुद पढ़िएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, आपको एग्जाम की समझ नहीं मिलेगी। कहां पर टीचर को कथा कहानी सुनाने भर से आगे निकल जाना चाहिए, कहां टीचर को थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए, इसकी समझ आपको भी तभी बनेगी जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कुछ जगह पर एकदम बेसिक क्वेश्चन, कुछ जगह पे थोड़ा डीपर क्वेश्चन आएगा। पाषाण काल के दौरान जो आपने पढ़ा, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि शुरुआती दौर में आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कि हिस्ट्री की समझ नहीं होने के नाते थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग लगना तो अलग केस है। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर तुमको बोल रहा हूं कि तुम उसी क्लास को 2 बार 3 बार देख लेना, जो नोट्स तुमने बनाया या नहीं बनाया तो बना लेना, उतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या ये कॉन्फिडेंस कम होता है? तो इसलिए तुम उतने को लेकर आश्वस्त रहना। अब तो मात्र 5 मिनट और होगा, 5 मिनट में पाषाण काल खत्म हो जाएगा।
उसके बाद तुम्हारे सर पे पत्थर के टुकड़े नहीं पड़ेंगे। ठीक है, पिक्की, हल, हल्लूर आदि चन्नूलू। एक खास बात है कि इधर के क्षेत्रों से मोटे अनाज का प्रमाण पहली बार मिला है। मोटे अनाज, विशेषतः पर यव का, बार्ली वगैरह का प्रमाण हमें पहली दफा यहीं से मिला है। आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपको नवपाषाण काल के बारे में आगे अब कुछ नहीं पढ़ना। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर बना सके तो बताइए। एक क्वेश्चन देता हूं, निम्न में से किस क्षेत्र से या स्थल से किस हड़प्पाई स्थल से निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है? मालिक के साथ, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है? जानकारी मिली है। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है? मैं ऑप्शन देता हूं तब बनाना। 1 रोपड़, 2 बुर्जहोम, 3 मेहरगढ़, 4 दाओ जले हार्डिंग। आप लोग उत्तर बनाएं, आप लोग उत्तर बनाइए फटाफट। देख रहा हूं कि लोग बहुत कॉन्फिडेंटली फटाफट उत्तर तक पहुंच गए, बहुत कॉन्फिडेंटली पहुंच गए उत्तर तक फटाफट एकदम। और अब मैं आपको इस कहानी का पूरा ट्विस्ट समझाता हूं। अब इस कहानी का ट्विस्ट यह है कि आप में से हर किसी का गलत हो गया। कहानी का ट्विस्ट है कि आप में से हर किसी का गलत हो गया, एकाध आदमी का ही ठीक हुआ है बस। ट्विस्ट यही है कि आप में से अधिकांश लोगों का गलत हो गया। आपने ठीक से प्रश्न नहीं पढ़ा, इक्का दुक्का बच्चों ने ही पढ़ा है प्रश्न, इक्का दुक्का बच्चों ने ही प्रश्न पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है सो देखो, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? तो बताइए, बुर्ज होम हड़प्पा कालीन स्थल है क्या? बुर्ज होम हड़प्पा कालीन स्थल है क्या? बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल है ना, और हड़प्पा काल तो नवपाषाण काल के बाद का काल है ना। हड़प्पा काल नवपाषाण काल के बाद का काल है। मैं आप लोगों को जो ऑप्शन दिया हूं उस ऑप्शन को देखकर कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है। अभी देखो, बुर्ज होम नवपाषाण काल का स्थल है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल का स्थल है, दाऊजले हार्डिंग नवपाषाण काल का स्थल है।
ये तीनों तो नवपाषाणिक स्थल थे, ये 3 के 3 नवपाषाणिक स्थल हैं। अभी अभी आपने पढ़ा। नहीं जब जानोगे तो क्या करोगे, मेंटल एप्लीकेशन करोगे। यदि तुम मेंटल एप्लीकेशन करोगे तो तुम्हारा एलिमिनेशन करेक्ट जाएगा। 10 में से 8 बार 7 बार तुम सही बना दोगे। 10 में से 8 बार 7 बार तुम सही बना दोगे। तो बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल है, हड़प्पा की सभ्यता बाद की है। मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल है, हड़प्पा की सभ्यता बाद की है। दाऊजले हार्डिंग नवपाषाणिक स्थल है, हड़प्पा की सभ्यता बाद की है। वैसे भी हड़प्पा की सभ्यता मेघालय तक तो नहीं पहुंची थी। तो आपको यह अंदाजा लग जाए कि ये हड़प्पाई स्थल तो हो ही नहीं सकते। आपको यदि नहीं भी पता है कि रोपड़ हड़प्पा कालीन स्थल है, आपको नहीं भी पता है कि रोपड़ से मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली है, तो भी उत्तर तो यही होगा। यह हुआ छटनी के रास्ते सही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रोसेस। क्या आप लोगों को एक ट्रिक समझ में आया? यह इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि तुम्हारा यह क्वेश्चन सही हो गया कि गलत हो गया। क्वेश्चन सही होना गलत होना यहां मैटर नहीं करता। यहां तो एक आध मिस जो शब्दों के लेखन में, हम ही से कल देखो ना, हम ही तो तुमको क्वेश्चन दे रहे थे और हम बार बार ऑप्शन ही गलत लिख दिए थे। हमारे दिमाग में चल रहा है बी और हमारे दिमाग में चल रहा है सी, हम लिख दे रहे हैं बी। तो ऐसा हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि तुमने हुनर सीखा कि नहीं, तुम्हारे पास में स्किल आया कि नहीं, कि हाँ यार एलिमिनेट करके हम सही उत्तर तक जा सकते हैं। इसी एलिमिनेशन के बाद मैं अब कह देता हूं कि तुम्हारा पाषाण काल का टॉपिक खत्म हो गया। पाषाण काल के टॉपिक के बाद में अब तुम लोग को मैं ले चलूंगा आगे। क्या सर आंसर तो सही बताया था, आपके पास जाते जाते गलत हो गया? अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं नए टॉपिक की ओर, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आपको 2-3 मिनट 4 मिनट तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा ड्राफ्ट लिख लेना है। मैं जितना टॉपिक का ढांचा बना दूंगा बोर्ड पे, उसी ढांचे के मुताबिक आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको इस ढांचे को भी लिखना है। अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा। तो आपको पहले 2-3 मिनट में लिखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, इसका तात्पर्य क्या है। जब हमारे सामने में एक शब्द आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल क्या है। उसके बाद फिर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र क्या है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के तहत इनकी आर्थिक विशेषता क्या है, इनका समाज कैसा है, इनकी संस्कृति कैसी है, फिर इनकी राजनीति कैसी है। राजनीति कैसी है। इसके बाद
इनके बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? इसके बाद फिर इनके बारे में हमारी जानकारी के स्रोत के बाद इनका उत्थान कैसे हुआ था, उत्थान कैसे हुआ था, और इनका पतन कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। यही मुख्य बातें हैं जिसे कि आप पढ़ते हो। बल्कि एक और चीज देख लेना कि इनका योगदान क्या है, योगदान क्या है। बस इतने सारे डायमेंशंस हैं और इतने डायमेंशंस के बीच में से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओनली वन। सर ये लंबा टॉपिक है, 2-3 दिन पढ़ना नहीं 2-3 दिन नहीं पढ़ना होगा, आज और कल, मतलब एक दिन के बाद कल तक में हो सकता है कि कल का मतलब नेक्स्ट डे जो भी होगा उसके अंदर तो 100% कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए। क्लियर नहीं दिख रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई? सेम हेयर सब। आप बहुत, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है बेटा। अभी देखो ना, पढ़ाने के तरीके वगैरह के ऊपर मैं क्या बोलूँगा। अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात बताता हूँ कि अभी 2-3 दिन का टाइम लगेगा कि जिसमें हमको अपने बच्चों के साथ में ट्यूनिंग बनाने में कामयाबी मिलेगी। मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर तो मैं जानता ही हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं अपने बच्चों में से एक भी बच्चा का साथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि आपका हाथ पकड़ के चलूँगा, और यही टीचर का धर्म होता है, यही टीचर का काम होता है। आप गलती करेंगे तो आपको रोकूंगा, टोकूंगा, आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगा। यहां पर मूल बात इतने भर की है कि कई सारे बच्चे कह रहे सर बोल बोल के लिखा दो। भैया मेरे, तुम समझ नहीं रहे हो कि बोल बोल के लिखा पाना प्रीलिम्स के क्लास में पूर्णतया नहीं संभव होता। मेंस का क्लास होता है तो लिखाना संभव होता है, प्रीलिम्स के क्लास में मैं फिर भी एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट लिख रहा हूं बोर्ड पे। मैं बोर्ड पे जब फैक्ट लिख रहा हूं तो तुम मेरे साथ लिखते जाओ, थोड़ा परिश्रम भी करो। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो ऐसा ना बना दो कि हम तो सस्ता मिल गया था इसलिए पढ़ने आ गए, नहीं तो हमको आईएएस के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा मत करो। आप स्तरीय चीजें पढ़ रहे हो, स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा अप टू द मार्क बनाओ। हर चीज नहीं लिखाई जा सकती है। अब देखो तात्पर्य की बात क्या है, तो इसको लिखना मेरे साथ। तात्पर्य की बात कि ऐसी सभ्यता, ऐसी सभ्यता जिसके, ऐसी सभ्यता जिसके तहत, जिसके तहत 2500 बीसी से 2000 बीसी के बीच, 2000 बीसी के बीच, 2500 बीसी से 2000 बीसी के बीच ऐसी सभ्यता जिसके तहत 2500 बीसी से 2000 बीसी के बीच जम्मू से दायमाबाद, दायमाबाद बगल में लिख देना महाराष्ट्र, जम्मू से दायमाबाद और बलूचिस्तान
ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना सोत कांगेडोर, सोत कांगेडोर। और बलूचिस्तान से मेरठ, ब्रैकेट में लिख देना आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास तक। भाषा फिर से ठीक करता हूं, भाषा ठीक से बताता हूं फिर से। ऐसी सभ्यता जिसके तहत 2500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच जम्मू से दाइमाबाद और बलूचिस्तान से मेरठ तक के लोगों के द्वारा नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। इन लोगों की जीवन पद्धति में, इन लोगों की जीवन पद्धति में समरूपता थी, समरूपता थी, माने एक जैसी बातें थी। तो बस यही 3 लाइन है, इन 3 लाइनों के माध्यम से आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य अर्थ से वाकिफ हो जाइएगा। तो अब सबसे पहले देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है। तो हमने ये बताया कि इस सभ्यता का कालखंड क्या है। 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में इसका कालखंड है। उसके बाद हमने बताया कि इसका प्रसार क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो प्रसार क्षेत्र में जम्मू, ऐसे आप देखोगे प्रसार क्षेत्र को इस माध्यम से देखो, यह है मांडा जो उसका नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट है। मांडा कहां था? तो जम्मू में, जम्मू में। और यह है दाइमाबाद, दाइमाबाद ये कहां है? महाराष्ट्र में। ये क्या है इनका? साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद। उसके बाद फिर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंतर्गत सोतकांगेडोर, बलूचिस्तान के अंदर सोतकांगेडोर, ये इनका वेस्टर्न मोस्ट पोस्ट है। सबसे पश्चिम का जो इनका स्थल है वो है सोतकांगेडोर। कहां है? बलूचिस्तान में। और सबसे पूरब में जो स्थल है वो कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और हुलास,
आलमगीरपुर और हुलास। उसके बाद ये कहां है? मेरठ में। मेरठ कहां है? तो वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी में। यहां से आपको यह जानकारी मिल गई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का चारों कॉर्नर जो है वो कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधी आ जाएगा, सीधा सीधी आ जाएगा कि मांडा जम्मू में सबसे उत्तर, दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिण, तुतकांगेडोर बलूचिस्तान में सबसे पश्चिम और आलमगीरपुर एवं हुलास मेरठ में सबसे पूरब। अब इसके बाद आपको यह समझना है कि इनके और कौन कौन से राज्य हैं। राज्य कौन कौन से राज्य होंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बसाव के क्षेत्र के तहत आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बसाव के क्षेत्र के तहत जो आते हैं उसकी बात करके देखो। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है जम्मू। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा। उसके बाद पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब। फिर पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब। उसके बाद राजस्थान। राजस्थान। सिंध, क्योंकि सिंध ही पहले आता, कोई बात नहीं। सिंध। उसके बाद गुजरात। गुजरात। हरियाणा। हरियाणा। उसके बाद वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी। और फिर बलूचिस्तान। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखो कि कितने सारे राज्य हैं। इसके अंदर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसके अंदर तुमसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में कौन सा स्थल है। सारे के सारे स्थलों का याद करना संभव नहीं होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित लगभग 100 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। तो क्या तुम 100 स्थल याद करोगे? नहीं, तुमको 10-12 स्थल याद करना है, मैक्सिमम 15 स्थल याद करना है। उन 15 स्थलों के आधार पर तुम्हारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कि जम्मू के लिए कोई स्थल अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं इसकी जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी याद कर रखा है मांडा। तुमने एक स्थल याद कर रखा है मांडा। वेस्टर्न यूपी के लिए तुमने 2 स्थल याद कर रखा है, आलमगीरपुर और हुलास। बलूचिस्तान के लिए तुमने एक स्थल याद कर रखा है, सोतकांगेडोर। सोतकांगेडोर। और महाराष्ट्र के लिए एक स्थल याद कर रखा है तुमने, दैमाबाद। तो अब क्या करेंगे कि जितना हमने कर लिया हम उसे मिटा देंगे, ताकि हमको यह पता चले कि
हमारा बर्डन कितना है। जैसे अब इसको हमने मिटा दिया, हमने वेस्टर्न यूपी वाले को मिटा दिया, हम बलूचिस्तान और महाराष्ट्र को भी मिटा दिए। अब हमारे पास में इतने ही स्थल बच गए जिनके एक एक साइट्स हमें पढ़ना है। इन राज्यों के बारे में हम एक एक दो दो स्थल पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाना है। जैसे कि तुम देखो, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब का मतलब पाकिस्तान वाला हिस्सा का पंजाब। पाकिस्तान के हिस्सा का पंजाब का उदाहरण लोगे तो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में यह बात की इसी की खुदाई सबसे पहली बार हुई थी। इसी की खुदाई सबसे पहली बार हुई थी। माने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत कौन से स्थल की खुदाई सबसे पहले हुई थी? हड़प्पा की। उसके बाद फिर अगला पॉइंट, पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब के अंतर्गत कौन से स्थल का नाम याद करना है? अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था रोपड़। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था रोपड़। तो हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में और रोपड़ पूर्वी पंजाब में, दोनों के एक एक स्थल आपने याद कर लिया। इसके बाद फिर राजस्थान। राजस्थान का एक स्थल आपको याद करना है और वो स्थल होगा कालीबंगा। कालीबंगा, राजस्थान का एक ही स्थल आपको याद रखना है, उसका नाम होगा कालीबंगा। सिंध का दो स्थल याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चन्होदरो। चन्होदरो, मोहनजोदड़ो और चन्होदरो, दो स्थल आपको सिंध से याद करना है, मोहनजोदड़ो और चन्होदरो। गुजरात से आपको कौन सा स्थल याद करना है? लोथल, सुरकोटदा, सुरकोटदा और धौलावीरा। धौलावीरा, हरियाणा कहां गया? इधर, हां। हरियाणा से आपको यह याद रखना है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, हरियाणा से आपको याद रखना है राखीगढ़ी। तो कुल मिलाकर देखो तो आपको इतने सारे स्थलों के बारे में मैंने बताया जो कि आपको याद रखना है। आप में से कुछ लोग इसके अलावा भी कुछ स्थलों का नाम जानते होंगे, लेकिन मैं उन स्थलों में ले जाकर आपको नहीं उलझाऊंगा। हमें यह याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि सबसे उत्तर में कौन था, सबसे दक्षिण में कौन है, ईस्ट में कौन, वेस्ट में कौन। सबसे पहला पैटर्न क्वेश्चन का यह होता है। आपने सबसे पहले पैटर्न के ऊपर काम कर लिया, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? स्थल और राज्य। स्थल और राज्य। आप दूसरे पैटर्न के ऊपर कम से कम 15 के आसपास स्थल आपने रख दिया।
अब मैं आपको आंख मूंद कर कहूं कि आप भूल जाइए इस बोर्ड को, भूल जाइए अपनी कॉपी को और उत्तर से शुरू करिए अपनी यात्रा। उत्तर से शुरू करिए अपनी यात्रा और देखिए जम्मू, जम्मू से आपको रोपड़ याद होगा, सॉरी जम्मू से आपको मांडा याद होगा। जम्मू से आगे बढ़िए आप और चले जाइए वेस्टर्न पंजाब। वेस्टर्न पंजाब से आपको हड़प्पा याद है। उसके बाद आ जाइए आप ईस्टर्न पंजाब। ईस्टर्न पंजाब से आपको रोपड़ याद है। उसके बाद आप जाइए सिंध की ओर। सिंध से आपको मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो याद होगा। उसके बाद आप चले जाइए बलूचिस्तान की ओर। बलूचिस्तान से आपको सोतकांगेडोर याद होगा। बलूचिस्तान से नीचे उतर जाइए, गुजरात की ओर आ जाइए आप। गुजरात से आपको लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा याद होगा। उसके बाद महाराष्ट्र की ओर चले जाइए। महाराष्ट्र से आपको दैमाबाद याद होगा। उसके बाद में फिर आप राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान से आपको कालीबंगा याद होगा। उसके बाद में आप हरियाणा की ओर आ जाइए। हरियाणा से आपको राखी गढ़ी याद होगा। राखी गढ़ी के अलावा एक और जगह का नाम आप लिख सकते हैं, बनावली। बनावली। राखी गढ़ी के अलावा एक और स्थल का नाम याद कर सकते हैं, बनावली। उसके बाद में आपको वेस्टर्न यूपी का स्थल याद होगा, आलमगीरपुर और हुलास। इस तरीके से राज्य और स्थल से संबंधित जो बात मैंने बताया वो आपको रिपीट कर दिया, याद हो गया होगा। अब आपको इससे ज्यादा मैप की जरूरत नहीं है, बेमतलब की बातें मत करिए, जितना बताया हूं उतना याद करिए। आपको ऐसे थोड़े ना मैप बना के याद करना है इसको। एक सेकंड। पीटी के फैक्ट को तुम लोग कैसे तैसे याद करना चाहते हो? अब देखो, अब अगला पॉइंट है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था? कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था? कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता थी। यह एक नदी घाटी सभ्यता थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सभ्यता ऐसी थी जिसके नगर ज्यादातर नदियों के किनारे बसे थे। क्योंकि सभ्यता के नगर ज्यादातर नदियों के किनारे बसे थे, इसीलिए इसको नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। सवाल उठता है कि नदियों के किनारे ही क्यों बसे? क्योंकि व्यापार आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी। व्यापार करने के लिए इनको संचार के तंत्र, यातायात के तंत्र के निकट बसना था। उस युग में सड़कें अभी बहुत डेवलप नहीं हुई थी, कच्ची सड़कें होती थी।
तो इस वजह से लोग नदियों के किनारे बसते थे और वहीं से वो दूर दराज तक व्यापार के लिए निकल जाते थे। तो नदियों का इनके आर्थिक विकास में बहुत अहम योगदान था और इस वजह से ये लोग नदियों के किनारे बसे और इसलिए इस सभ्यता को ही नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस वजह से पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न ये भी है कि इनके जो बहुत प्रमुख स्थल थे उन प्रमुख स्थलों के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो कौन से रिवर के किनारे बसे थे, कौन सा नगर कौन से रिवर के किनारे बसे थे। तो आपको यह समझना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था। यह सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है जम्मू, दूसरा लो हड़प्पा, तीसरा लो मोहनजोदड़ो। जरूरी नहीं है कि सारे नगरों को याद करने लगो, जो बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ उनका। मोहनजोदड़ो, उसके बाद अगला लो बलूचिस्तान, ये सोतकांगेडोर, सोतकांगेडोर। उसके बाद अगला लो लोथल, लोथल। उसके बाद अगला कालीबंगा, उसके बाद आलमगीरपुर। बहुत हो गया, इससे ज्यादा स्थलों के बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का कमेंट देख रहा हूं भाई। यदि तुम लोग क्वेश्चन की समझ के मुताबिक नहीं पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा कि कितना दिन, तुमको पता है कितना दिन लगेगा एंशिएंट इंडिया पढ़ने में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ही कोर्स खत्म होते होते तुम लोग का 2 महीना लग जाएगा और इससे तुमको पीटी का ही फायदा मिलना है, मेंस तो होगा नहीं। तो आपको पढ़ना यदि है तो प्रश्न की आवश्यकता के मुताबिक ही पढ़ना है। इस प्रश्न को समझना, इस टॉपिक के प्रश्न को समझना कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, तब पढ़ो। और आपको मैं एक क्रम में लेके चल रहा हूं कि देखो, सबसे पहला है कि इस सभ्यता की ओर जब हम गए तो हमने कहा कि इस सभ्यता का मतलब क्या है। इस सभ्यता का मतलब है एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक कालखंड के दौरान रहने वाले लोगों की जीवन की पद्धति नगरीय थी और उन लोगों की जीवन की पद्धति में कुछ व्यापक समरूपताएं थी। मतलब की बात हो गई कि जम्मू से लेके महाराष्ट्र और बलूचिस्तान से लेके वेस्टर्न यूपी तक के जो लोग थे, उन्होंने 2500 बीसी से 2000 बीसी के बीच में कई सारे नगरीय केंद्रों का विकास किया
उन नगरीय केंद्रों में रहने वाले लोग एक जैसी जीवन पद्धति अपना रहे थे। उनकी जीवन पद्धति की समरूपता के आधार पर हमने ये तय किया कि ये सब लोग एक ही सभ्यता के हिस्सा हैं। अब इस सभ्यता के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? हम इस सभ्यता के अंतर्गत पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इनका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था। जब हम इनके भौगोलिक क्षेत्र की ओर जब गए तो सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चन का आ सकता है वो ये कि उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूरब में कौन, पश्चिम में कौन। उत्तर आपको बता दिया मांडा, दक्षिण दाइमाबाद, पश्चिम सोतकांगेडोर, पूरब आलमगीरपुर। उसके बाद फिर हमने कहा कि इनकी भौगोलिक विशेषता के तहत दूसरी विशेषता क्या है? इनकी भौगोलिक विशेषता के तहत दूसरी विशेषता यह है कि कौन कौन से राज्यों से हमें इनके स्थलों की प्राप्ति हुई है। तो जिन जिन राज्यों से हमें इनके भौगोलिक क्षेत्र की प्राप्ति हुई है उसे मैंने एक क्रम में रखा। जम्मू, वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और फिर मैंने बताया कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं। इस क्रम में आपने तकरीबन 15 के आसपास स्थल पढ़ा। मोटे तौर पर आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 100 स्थलों की खुदाई हुई है। 100 में से 15 स्थल तो आपने पढ़ लिया। अब आप क्या बाकी और भी 50 पढ़ना चाहते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भौगोलिक विशेषताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक नदी घाटी सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी अपने व्यापार पे, और व्यापार पर डिपेंडेंट थी तो व्यापार करने वाली सभ्यता को यातायात और संचार के उन्नत साधन चाहिए। यातायात और संचार के उन्नत साधन के लिए इनको नदियों के किनारे बसना पड़ा। चूंकि इनके नगर ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हैं तो फिर इस वजह से इसके एग्जाम में यह प्रवृत्ति रहती है कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा था, यह भी क्वेश्चन आ जाए। और इसके तहत हमने कुछ प्रमुख नगरों का नाम रख दिया। सारे नदी सारे नगर याद नहीं करने, कुछ नगर कुछ नदी आपको याद करने पड़ेंगे। सर माँ टीचर है मेरी, क्यों ऐसे मैसेज करेंगे आप भी बोलो। क्या हुआ मेरा, मैं समझा नहीं। तो फिर अब कुल मिलाकर कहानी हमारी हो गई कि हमने नदियों के किनारे के स्थलों को देख लिया। अब आप लोगों को आगे यह समझना है कि जम्मू के मांडा के बारे में ये बताइए, आप ही लोग बताइए कौन सी नदी थी यहां जम्मू में। जो मांडा शहर है इंडस वैली काल का, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? आप बताइए कौन से नदी के किनारे स्थित था? आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप ही लोग बताएंगे। कोई बता नहीं रहा है। रिवर चिनाब, वेरी गुड। सिंधु नदी नहीं था, सिंधु नदी नहीं था, चिनाब। चिनाब
हड़प्पा के अंतर्गत चल के देखो, हड़प्पा कौन से नदी के किनारे था? हड़प्पा कौन से नदी किनारे था? रावी, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सोतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। सोतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा दृशद्वती नदी, दृशद्वती नदी के किनारे। इसे आप सरस्वती का भी एक रूप कह सकते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। क्या है? कुल याद है सर जी, वेरी गुड। हिंडन नदी के किनारे। अब इतने के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि आपको इनकी भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, निम्न में से किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्न में से किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश कहा जाता है? निम्न में से किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश कहा जाता है? कहा जाता है। निम्न में से किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश कहा जाता है? नंबर 1 तोरतुघई एवं मुंडीगाक, तोरतुघई एवं मुंडीगाक। तोरतुघई और मुंडीगाक। दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। आप लोग आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। इनमें से किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश कहा जाता है? चलिए, जिन्हें जो बताना था बता दिए। अब आंसर देखिए। अब अभी एक बच्चे ने कहा कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं कर क्या रहा हूं? तुम्हारे साथ में कोई गिल्ली डंडा का खेल खेल रहा हूं?
बोलो। बात बहुत सीधी है, तुमको मैंने हड़प्पा के स्थल बता दिए। मैंने तुमको बता दिया कि हड़प्पा काल के स्थल कौन कौन से हैं। अब मैंने तुमको उसका उपनिवेश पूछा है। उपनिवेश का मतलब उसका मूल स्थान तो नहीं हुआ वो। तुमसे कोई पूछेगा कि इंग्लैंड कहां है, तो तुम क्या इंडिया का नक्शा बताओगे? तुमको यदि पूछेगा कि इंग्लैंड कहां है, तो तुम यूरोप में ना बताओगे जी, या कि कहोगे इंग्लैंड इंडिया में है? इंडिया तो इंग्लैंड का उपनिवेश था। मैंने तुमसे पूछा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश किसे कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत बात बहुत सीधी है। हड़प्पा उनका स्थल है, लोथल उनका स्थल है, कालीबंगा उनका स्थल है। यही एक स्थल है जो मैंने तुमको पढ़ाया नहीं अभी तक। तो कॉमन सेंस लगाओ, आंसर निकालो। यदि तुम कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने तुमको दिया था, तो कॉमन सेंस लगाने का स्पेस था कि कौन सा हड़प्पाई स्थल ऐसा है जहां की मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी मिली। अधिकांश लोगों ने बुर्ज होम लगा दिया, जबकि वो हड़प्पाई स्थल है ही नहीं। फिर हमने आपको बताया कि इनमें से कौन सा स्थल है जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश कह सकते हैं। तो उपनिवेश का मतलब होता है अपना मूल प्रदेश नहीं हो, वो बाहर का इलाका होगा। तो अफगानिस्तान में यह स्थल है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में यह स्थल है तोर्तुघई और मुंडीगाक, जिसे कि इनका उपनिवेश माना जाता है। ठीक है। अब अगला मुद्दा क्या है कि जब हमने इनका ज्योग्राफिकल फीचर पूरा पढ़ लिया, यदि हमने इनका ज्योग्राफिकल फीचर पूरा पढ़ लिया, हम ये जान गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का तात्पर्य क्या है, हम ये जान गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल क्या है, ये समझ गए कि इनका क्षेत्र क्या है। तो अब हमको जानना पड़ेगा इनकी विशेषताओं की ओर। हमें इनकी विशेषताओं की ओर जाना पड़ेगा। इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है? अब देखिए, विशेषताओं में सबसे पहले इनकी आर्थिक जीवन पद्धति की बात करेंगे। आर्थिक जीवन क्या है? आर्थिक जीवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन में हम एक चीज पढ़ेंगे, कृषि। उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्योग। फिर देखेंगे हम इनका व्यापार। कृषि, उद्योग और व्यापार। कृषि, उद्योग और व्यापार। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इनकी नगरीय सभ्यता के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार क्या था? तो ये है, सबसे बड़ा आधार ये था। सबसे बड़ा आधार ये था। क्योंकि व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, और व्यापार को संचार के तंत्र के लिए अपने को कमिट करना पड़ता है। संचार के तंत्र के किनारे ही ये बसेगा। इस वजह से संचार का तंत्र बहुत महत्वपूर्ण
हो जाता है, इसलिए ये नदी घाटी सभ्यता की तरह डेवलप हुए। अब देखो एग्रीकल्चर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना पड़ेगा। ये अधिशेष कृषि करते थे, अधिशेष कृषि करते थे। अधिशेष कृषि का मतलब क्या होता है? अधिशेष कृषि का मतलब क्या होता है? ऐसी खेती जिसमें आप इतनी उपज कर लेते हैं कि अपने लिए जरूरत की चीजें तो आपकी हो ही जाती है, आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही लेते हैं, फिर जो बच गया उसको बाजार में बेच लेते हैं। अधिशेष खेती का बस इतना मतलब कि आप इतना उपजा लेते हैं कि अपनी जरूरत की पूर्ति करने के बाद बचे हुए को बाजार में बेच देते हैं। बचा हुआ को जब बाजार में बेच देंगे तो बाजार में अनाज का सप्लाई रहेगा। बाजार में जब अनाज का सप्लाई रहता है तो बहुत सारे लोग जो खेती नहीं करते हैं, मान लीजिए वो उद्योग से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, राजनीति प्रशासन से जुड़े हुए हैं, धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यदि इन सब से जुड़ने के रास्ते कुछ आमदनी होती है तो अपनी उस आमदनी के बदौलत वो बाजार से जाके वस्तुएं खरीद सकते हैं। बाजार में यदि अनाज मौजूद है तो हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं है। यदि बाजार में अनाज मौजूद नहीं है तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, मैं पढ़ाई नहीं करा सकता हूं। हम दोनों को जाके खेतों में अनाज उपजाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और यदि बाजार में अनाज मौजूद है तो तुम्हारे पास में किसी रास्ते से 4 पैसे आए, मेरे पास किसी और रास्ते से 4 पैसे आए, हमने अपने अपने पैसे से बाजार से अनाज खरीद के खाना खा लिया, तो हम अपना काम कमिटेड तरीके से कर सकते हैं। खेती करने की जरूरत हमें नहीं है। यही वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उद्योग की ओर, व्यापार की ओर, राजनीति प्रशासन की ओर, संस्कृति की ओर बढ़े आगे और नगरीय जीवन का विकास हुआ, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान उनके गांव के इलाके के लोग पर्याप्त मात्रा में खेती नहीं डेवलप करते तो उनके काल में नगरों का इतना विकास नहीं होता। इसी को कहा जाता है सरप्लस एग्रीकल्चर। समझ गए? अब इस सरप्लस एग्रीकल्चर के बारे में आप यदि सोचोगे कि हमको लिखवा दिया जाए तो ये बेमतलब की बात है। इतनी बात आपको अब समझने की जरूरत है। सरप्लस एग्रीकल्चर समझ गए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्या क्वेश्चन आ सकता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो एक फैक्ट जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल मिलना है वो कपास की खेती। कपास की खेती। उसके बाद फिर आपको ये मिलना है कि यहां गेहूं की खेती ज्यादा होती थी। गेहूं ज्यादा, चावल कम। गेहूं ज्यादा, चावल कम। यहां के लोग गेहूं की खेती ज्यादा करते थे, चावल की खेती बहुत कम। इसके अलावे दलहन, तिलहन, फिर फल आदि। ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ हो गया। कपास, गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, फल आदि। इसके बाद का मामला क्या है?
कि इनकी खेती में रबी का फसल चक्र अक्टूबर से मार्च का होता था। माने ये जब खेती करते थे गेहूं वगैरह की, तो इनकी खेती का जो पीरियड है वह नॉर्मली अक्टूबर से लेके मार्च के बीच का होता था। अक्टूबर से मार्च के बीच में इनकी खेती का सीजन था, जो आज भी रबी का यही होता है। अक्टूबर से मार्च तक की खेती का सीजन था। इसके बाद फिर नदियों का बाढ़ इनकी भूमि को उर्वर बनाता था। नदियों का बाढ़ इनकी भूमि को उर्वर बनाता था। नदियों का बाढ़ इनकी भूमि को उर्वर बनाता था। नदियों का जो बाढ़ है वो भूमि को उर्वर कैसे बनाता है? तो इस तरीके से कि भूमि की सिंचाई हो जाती है और नदी अपना गाद छोड़ देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास का एक पैटर्न यह है कि नदियों के किनारे बसे हैं। नदियों में हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ के कारण उनकी जो भूमि है वो सिंचित हो जाती है। कुछ महीने तक बाढ़ का पानी रहता है, पानी फिर उतर जाता है। पानी के साथ जो गाद आया था, गाद के कारण भूमि सिंचित हो जाती है। यह कारण है कि उनकी भूमि काफी उर्वर होती है और उनकी उर्वरता के कारण उनकी खेती बहुत उन्नत हो गई। खेती बहुत उन्नत हो गई तो उनका आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो गया, चाहे वो इंडस्ट्री का हो और चाहे ट्रेड का हो या अन्य सारे सेक्टरों का हो। तो एग्रीकल्चर को लेकर बस इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडस्ट्री के तहत क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंडस्ट्री के तहत हम देखेंगे कि कौन कौन सा इंडस्ट्री इनके काल में डेवलप हो रहा था। इंडस्ट्री के क्षेत्र को देखो तो एक है वस्त्र उद्योग, दूसरा है मिट्टी का उद्योग, तीसरा है प्रस्तर उद्योग, चौथा है धातु उद्योग, वस्त्र, मिट्टी, पत्थर और धातु, ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं। वस्त्र उद्योग में आप देखोगे कि सबसे पहला पीरियड यही है जबकि कपास की खेती हुई और इसी आधार पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ।
सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। कपास की खेती हो रही है और सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो रहा है। उसके बाद मिट्टी का इंडस्ट्री क्या है? मिट्टी का प्रस्तर माने पत्थर। मिट्टी में एक है मृदभांड, मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। उसके बाद है मिट्टी की मूर्तियां, उसके बाद है मिट्टी से संबंधित ईंट। ये मिट्टी से संबंधित कई प्रकार के इंडस्ट्रीज आपको डेवलप होते नजर आएंगे। मृदभांड है, बहुत सारे प्रकार के मृदभांड मिलेंगे, लेकिन इस काल में आपको जो सबसे अच्छा मृदभांड मिलेगा सबसे अच्छा मृदभांड जो मिलेगा वो है लाल रंग के ऊपर, लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी, लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड। लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड, इनका जो सबसे बढ़िया मृदभांड था वो था लाल रंग का मृदभांड जिस पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। मतलब पूरे प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों को इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत बताया जाता है। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल का प्रतिनिधि बर्तन कौन सा था, माने सबसे बढ़िया वाला बर्तन कौन सा था, फिर ऋग्वैदिक काल का कौन सा था, फिर उत्तर वैदिक काल का कौन सा था, फिर 6th सेंचुरी बीसी के काल का कौन सा था। ये 4 प्रकार के मृदभांड की शैलियां आपको याद रखने की जरूरत होगी। अभी आप इंडस वैली का ही पढ़ रहे हो, तो इंडस वैली के मिट्टी के बर्तन की शैली कौन सी थी? तो ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जिसपे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। आपको इस तरीके से वो मिट्टी का बर्तन सब दिखाई देगा। ये देखिए मिट्टी का बर्तन जो लाल रंग का बर्तन है, बर्तन लाल रंग का है और काले रंग से चित्रकारी की गई है। यह हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बर्तनों का सबसे आदर्श रूप। आप इसमें भी देख सकते हो, यही है कि लाल रंग का बर्तन है, काले रंग की चित्रकारी की जा रही है। लाल रंग के बर्तनों पे काले रंग की जो चित्रकारी की गई है उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे आदर्श या प्रतिनिधि बर्तन कहते हैं। खैर, अब आगे बढ़ो। मूर्तियों में हम लोग जब कला के अंतर्गत जाके पढ़ेंगे तो मूर्तिकला पढ़ेंगे, लेकिन मिट्टी की मूर्तियां खूब बनाई गई हैं। मूर्तियां पत्थर की भी बनी है, मिट्टी की भी बनी है और धातु की भी बनी है। और ईंट, इनके ईंट की एक खास बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग जो ईंट बनाते हैं वो 1:2:4 का बनाते हैं। 1:2:4 इसका मृदभांड, इसके वो ईंट बनाते थे। चाहे आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, सभी जगह आपको ईंट एक ही जैसे आकार का, प्रकार का मिलेगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेष बात है। तो इस विशेष बात के मद्देनजर आपको यह देखना है कि कैसा था इनका ईंट। तो 1, 2 और 4 के अनुपात वाला था। इसके बाद फिर पत्थर के इनके इंडस्ट्री की बात करोगे
तो पत्थर के इंडस्ट्री की बात यदि करें तो ये बात है कि अच्छा, आज का टाइम तो हो गया। पत्थर और धातु के इंडस्ट्री की चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे, अब कल करेंगे, मैंने नेक्स्ट डे करेंगे। एक दिन का क्लास आपको और लेना होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यार इन लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, काट कर दीजिए।